please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to MS Physics. तो फिजिक्स आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक टार्क स्टार्ट करेंगे और टार्क को डिस्कस करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या और उसके अलावा ऐसे डेरिवेशन है और दीगर कंसेप्ट हैं वो इस टॉपिक के अंदर आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। और फिज़िक्स के बाकी जो लेक्चर हैं वो भी चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहें तो वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल सकते हैं। FSC पार्ट 1 फिज़िक्स। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉर्क। When a force is applied on a body, it may translate it or rotate it. अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स दो काम कर सकती है, या तो उसको ट्रांसलेट कर सकती है या उसको रोटेट कर सकती है। ट्रांसलेट मीन बॉडी को कंप्लीटली वन पॉइंट से डिस्प्लेस करके दूसरे पॉइंट पे ले आए, जबकि रोटेट मीन अगर बॉडी पहले इस पोजीशन पे थी इसको रोटेट कर दे इस पोजीशन में ले आए। फोर्स के ये दो इफेक्ट्स हैं। फोर्स के ये दो काम होंगे जब हम किसी भी फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई करेंगे। अगर फोर्स किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो और फोर्स उसको कर दे रोटेट, फोर्स के इस इफेक्ट का नाम होगा टार्क। लिहाजा टार्क क्या हुआ फिर? टार्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन इट रोटेट्स अ बॉडी। अगर टार्क किसी भी बॉडी को रोटेट कर दे तो फोर्स के उस इफेक्ट का नाम हम टार्क देंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई फिर? डेफिनेशन इसकी बनती है टार्क की टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसका नाम हम टार्क रखेंगे, उसको हम टार्क का नाम देंगे। अब टर्निंग इफेक्ट के हवाले से चंद चीजें और भी देख लेते हैं। तो एक और डेफिनेशन है वो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है टार्क की सिंबल क्या होगी? तो टार्क की सिंबल है टाउ। अब एक चीज समझ लें इसके टार्क का कंसेप्ट। लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये इस पॉइंट से रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट से हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। लेट ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से हम बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से रोटेट कर रहा है तो उसका आंसर है इस पॉइंट से रोटेट कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ से रोटेट करना चाहें यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से रोटेट करना चाहें यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उस पॉइंट का नाम है पिवट और पॉइंट ऑफ रोटेशन। उसके बाद जो लाइन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही हो, जो लाइन लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं,
यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ। अब इसके रोटेशन से ये कोई ना कोई एक प्लेन बन रहा है कि बॉडी इस प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है। ये प्लेन बन रहा है कि इस प्लेन के अंदर बॉडी रोटेट कर रही है। अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ये एक प्लेन बन गया, इस प्लेन के अंदर बॉडी रोटेट कर रही है। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, देखें ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट से ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो ये इसका प्लेन बन गया, ये प्लेन। अब उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उस लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिहाजा ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए डेफिनेटली हमें उस पर कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स के बगैर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास करने वाली लाइन, लेट्स से फोर्स डाउनवर्ड अगर लग रही है तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास करने वाली जो लाइन है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस लाइन पे फोर्स लग रही है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। टार्क को पढ़ने से पहले ये चार चीजें पढ़ना जरूरी थी कि लेट्स से ये बॉडी रोटेट करना चाहते हैं हम, तो ये बॉडी अगर इस प्लेन में ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जिस लाइन के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अगर उसको हम एक लाइन मान लें तो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है, अब अगर हम टार्क का मतलब है काम है बॉडी को रोटेट करना। अगर बॉडी इजीली रोटेट हो रही है, बॉडी ज्यादा जल्दी रोटेट हो रही है, इसका मतलब टार्क की वैल्यू ज्यादा है। अगर बॉडी मुश्किल से रोटेट, मुश्किल मीन ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है या और कम रोटेट हो रही है, तो हम कहेंगे टार्क की वैल्यू वहां पर कम है। लिहाजा जितना टार्क ज्यादा होगा इतनी बॉडी एक तो जल्दी रोटेट होगी, दूसरे नंबर पर इजीली रोटेट होगी। लेट अगर एक ये हमारे पास लेट से ये हमारे पास एक नेट है, नेट है, इसको हम स्पिनर की मदद से रोटेट करना चाहते हैं। अब क्योंकि नट रोटेट होगा तो ये पॉइंट ऑफ पॉइंट पिवट पॉइंट है या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां पिवट मीन जहां से बॉडी रोटेट कर रही है। अब मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं इस स्पिनर को रोटेट करने के लिए, तो क्या होगा कि जब फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट केस में 10 न्यूटन फोर्स लगी, सेकंड केस में 20 न्यूटन फोर्स लगी, किस केस में टार्क ज्यादा होगा। टार्क ज्यादा होने का मतलब है किस केस में ये जो नट है ये इजीली मूव होगा, ये ज्यादा रोटेट होगा। तो इसका आंसर है कि जितनी फोर्स ज्यादा होगी, जितनी फोर्स ज्यादा होगी इतना ही नट ज्यादा रोटेट करेगा, इजीली रोटेट करेगा। लिहाजा अगर फोर्स ज्यादा हो टार्क भी ज्यादा होगा। इजीली रोटेट करने का मतलब है कि टार्क का ज्यादा होना। अब अगर फोर्स कम होगी तो कम रोटेट होगा, टार्क कम होगा,
यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से ये कंक्लूजन निकलता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है। अब अगर दूसरे इसका हम बात समझे, दूसरा सीन समझे इसका, कि यहां भी हम दो केसेस ले लेते हैं नट को ओपन करने के लिए। एक ये है जबकि दूसरा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, ये पिवट पॉइंट है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किस केस में ज्यादा टॉर्क होगा, चंद सेकंड के लिए आप सोचें कि अगर ये जो हम स्पिनर यूज कर रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो कम होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा, या इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा। लेंथ कम होगी वो इजीली ओपन होगा, या लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी वो इजीली ओपन या टाइट होगा। आपके ज़हन में इसके बारे में इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कि अगर जितनी हम इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे हम इसको इजीली मूव रोटेट कर सकते हैं। अगर लेंथ कम होगी तो इतना इजी मतलब रोटेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। आसान इसकी एग्जांपल है कॉमन ऑब्जर्वेशन की, डेली यूज की जो चीजें हैं ये। आप अगर देख लें ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहां से रोटेट करता हूं एक बार तो कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, दूसरी बार यहां से रोटेट करता हूं फिर भी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जब पॉइंट पिवट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स या एक्सेस ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के दरमियान अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएं तो रोटेट करना इजी हो जाता है। लिहाजा जितनी ये लेंथ ज्यादा होती है इतना ही रोटेट करना ज्यादा इजी होगा। लिहाजा मैं इसको ये लेंथ L का नाम देता हूं, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, ये जो लेंथ L है। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से ये कंक्लूजन निकला कि अगर लेंथ ज्यादा है तो टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इजीली रोटेट होगी। इजीली रोटेट होने का मतलब है टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा है इतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। अब इस लेंथ का एक स्पेशल नाम है। कौन सी लेंथ? पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये जो दोनों पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान की लेंथ का एक स्पेशल नाम है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वो क्या है? इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की क्या डेफिनेशन बनती है? मोमेंट आर्म इज द perpendicular distance between pivot point of rotation and line of action of force। एक्शन ऑफ द फोर्स, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे। मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर। देखेंगे फोर्स के साथ ये डिस्टेंस कितने का एंगल बना रहा है, तो फोर्स के साथ ये एंगल 90 का बना रहा है, परपेंडिकुलर है। लिहाजा लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो और ये डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेट ये एक बॉडी है, इसको हम रोटेट करना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर ये इसको मैं रखता हूँ परपेंडिकुलर तो ये इजीली रोटेट कर सकती है सब्जेक्ट को। अब अगर इसको मैं रखता हूँ इसके पैरेलल तो बिल्कुल भी ये इसको रोटेट नहीं कर सकती। लिहाजा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द पिवट पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। देखें अब टॉर्क फोर्स के भी परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल है,
और टार्क मोमेंट आर्म यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवट इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसी थर्ड क्वांटिटी के, एल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं, या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो फिर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं। ये हमारा ये मैथ का एक कांसेप्ट है। अच्छा जी, लिहाजा हम टार्क को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टार्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट। ये एक दूसरी डेफिनेशन बनती है टार्क की कि फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसको भी हम टार्क कहेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बनी फिर? डेफिनेशन टू टार्क की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ, चले ये मैं पहले जगह थोड़ी सी छोड़ देता हूं और बाद में एक बात समझने के, ये सेंटेंस लिखने के बाद फिर एक बात समझने के बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है उसका जिक्र करूंगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of force from pivot is called torque. यानी लेंथ और फोर्स के दरमियान कितने का एंगल है? लेंथ और फोर्स के दरमियान 90 का एंगल है। लेंथ और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं। देखिए लेंथ और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई किया जाए, ये वेक्टर क्वांटिटीज कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये भी देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दे सकते हैं, फोर्स वैसे भी वेक्टर है। अब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट है? तो उसका आंसर है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। अब इस पर डिटेल से मैंने बात की है, ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन, या मैंने वो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है व्हाई वी ऑलवेज राइट cos थीटा विद डॉट प्रोडक्ट और sin थीटा विद द क्रॉस प्रोडक्ट। वो एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसमें सिर्फ कुछ और मतलब टॉपिक शामिल नहीं है, कोई टॉपिक एफएससी का नहीं पढ़ाया, सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से पहले कुछ कंसेप्ट पढ़े, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पढ़ा था, तो वो वीडियो आप डिटेल से देख लें, वो चैनल पर मौजूद होगी। बहरहाल इन शॉर्ट अगर दो वेक्टर के दरमियान 90 का एंगल हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट होता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट इज कॉल्ड टॉर्क। अब यहाँ तो हमने इसको L की लिखा था क्योंकि इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि L क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। बहरहाल कन्वेंशन ये है कि मोमेंट आर्म को हम R से शो करते हैं, R से। L से शो लिखें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि R भी डिस्टेंस L भी डिस्टेंस है। बहरहाल बुक में ज्यादातर R लिखा जाता है, लिहाजा टॉर्क इक्वल होगा R क्रॉस F। अब अगर दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो भी क्या होनी चाहिए? टॉर्क वेक्टर होनी चाहिए। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट इनटू वेक्टर क्वांटिटी। तो लिहाजा अब हम देखते हैं इसकी नेचर क्या है। तो नेचर क्या है इसकी क्वांटिटी की?
नेचर है, क्योंकि देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब बात आई क्रॉस प्रोडक्ट तो डेफिनेटली टार्क क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो टार्क है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट है टार्क की यूनिट क्या होगी, यूनिट देखें टार्क इक्वल है आर क्रॉस एफ। तो यूनिट ऑफ टार्क किसकी इक्वल होगी, यूनिट ऑफ टार्क मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ फोर्स, आर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ फोर्स। तो आर की यूनिट है मीटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। आप न्यूटन इसकी डिफरेंट यूनिट्स आप और भी देख सकते हैं, कैसे, जिस तरह अगर हम लिखें F इज इक्वल टू ma, तो न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेस यूनिट में इसके इक्वल होगी। और नेक्स्ट है टार्क की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी टार्क की, डायमेंशन देखें टार्क की यूनिट जो है वो इक्वल है, यूनिट ऑफ द टार्क इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर बात करें तो यूनिट से डायमेंशन लिखना आप सीख चुके हैं। अगर आपकी डायमेंशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देख लें, वो भी मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो kg मतलब मैस की यूनिट है तो इसकी डायमेंशन होगी m, मीटर लेंथ की यूनिट है तो इसकी डायमेंशन होगी l, तो 7 स्क्वायर आ गया। सेकंड टाइम की यूनिट है तो इसकी डायमेंशन होगी t -2। ये टार्क की डायमेंशन है। ये था टार्क की बेसिक कंसेप्ट कि टार्क है क्या है, टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है, टार्क की कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें, ये टार्क का बेसिक कंसेप्ट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।